जनाब फयाज़ विलाना साहब हमारे साथ हुआ करते हैं। फयाज़ विलाना साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप प्रोग्राम देखने वालों को मेरी तरफ से भी अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो सर, आज मैं पढ़ रही थी कि क्या सूरत हाल है पाकिस्तान की। अनवारुल्लाह काकड़ साहब लम्स में जाते हैं, बड़ा एरोगेंट उन्होंने जवाब दिया कि स्टूडेंट कहते हैं कि सर मुझे शर्मिंदगी हुई, आप 50 मिनट लेट आए, और स्टूडेंट्स भी आपका इंतज़ार कर रहे हैं, टीचर्स भी आपको तालीम के बारे में। उन्होंने कहा मुझे जिस मकसद के लिए चुना गया है वो ज़ाहिर है हमारी जो पार्लियामेंट के लिए, और मेरा और आपका रिश्ता इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, और अगर मैं लेट हो रहा था तो आप लोग चले जाते। इट वॉज़ वेरी एरोगेंट आंसर। व्हाट वुड यू से? इसे कहते हैं टू स्नब फॉर एवर। आपने तो इंग्लिश में अपना उसकी मिसाल दी, स्नब फॉरएवर। लेकिन हमारा प्रोग्राम देखने और सुनने वाले ज़्यादा लोग जो हैं वो अपने इंडियन पाकिस्तानी होते हैं, साउथ एशियन होते हैं, और दुनिया भर में सुनने वाले होते हैं। थैंक्स टू देम वो कमेंट भी करते हैं, शेयर भी करते हैं जहाँ जहाँ सोशल मीडिया पे देखते हैं, और उनका इनपुट बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको हमारी बात ज़्यादा समझ आएगी। वो हमारे पंजाबी में कहते हैं ना कि कोई थोड़ा सा बर्तन हो और उसमें बहुत ज़्यादा डाल दिया जाए तो उसके उसकी फिर हालत ये होती है। तो अनवारुल्लाह काकड़ साहब का इतना बड़ा कद काट नहीं था जितने बड़े ओहदे पे उन्हें बिठा दिया गया है। और असल बंदे की पहचान उसी वक्त होती है जब उसे कोई ओहदा, कोई रुतबा, कोई इज्जत, कोई एहतराम लोग देना शुरू करते हैं। उसके बाद फिर उनके मुंह से इस तरह के अल्फाज अदा होते हैं। किसी सूरत उन्हें यह जवाब नहीं देना चाहिए था। सिंपली एक फिक्रे का कह देते कि सॉरी, आई वॉज लेट, आई वॉज बिजी इन अनदर मीटिंग एंड आई फील सॉरी फॉर दैट। और चलें, अब मैं एक्स्ट्रा आपके पास बैठूंगा, बात करें, सवाल पूछें, डिस्कशन करेंगे, मैं आपके पास अब ज़्यादा टाइम गुजारूंगा और मैं सॉरी मैं लेट हो गया, सिंपली इतना कह देते। अब वो ये जो फलसफा झाड़ रहे हैं कि जिस काम के लिए हजूर आपको जिस काम के लिए लगाया गया था आपको तो अपना काम याद ही नहीं है, आपको तो पता ही नहीं है, आप तो पता नहीं क्या क्या मंसूबे बना के बैठे हुए हैं और क्या क्या तकरीरें। और फिर उसके बाद जब इस तरह बच्चों ने क्वेश्चन करने शुरू किए, फिर उनकी घबराहट का ये आलम था कि बार बार पानी पिए जा रहे थे, उन्हें समझ नहीं आ रही थी मैं जवाब क्या दूं। उन्होंने खुद वो उन्हें एहसास नहीं है, ये जो मैं कहता हूँ ना बड़े अरसे से अपने प्रोग्राम में, कि हमारी यूथ है स्पेशली, उसको रीड करने में सिर्फ एक बंदा कामयाब हुआ है और वो है इमरान खान। बाकी सारे लोग, चाहे वो पीपल्स पार्टी के इस वक्त शरीक चेयरपर्सन हैं आसिफ अली जरदारी साहब, चाहे वो मुस्लिम लीग नून के नवाज शरीफ साहब हैं, या मौलाना फजल रहमान साहब हैं JUI फजल रहमान के, ये सब हमारी यूथ को पढ़ने में, रीड करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि हमारी यूथ आजकल सोच क्या रही है और उसकी सोच क्या है। आपको वो चंद मिनट्स के चंद क्लिप्स जो वायरल हुए हुए हैं इस वक्त, जो क्वेश्चंस उन बच्चों के जो लम्स में पढ़ रहे हैं, और उन्हें बच्चे कहना भी गलत बात है, हम उन्हें बच्चे कहते हैं। उन्होंने जिस तरह क्वेश्चन किए हैं, शायद वो हम लोग जिन्होंने जिंदगियां गुजारी हैं, क्योंकि हमें एक खास किस्म के माहौल में हमारी परवरिश हुई है और उसमें हमें डरा धमका के रखा गया है। कभी ISI से डराया गया है, कभी खुफिया इदारों से डराया गया है, कभी रियासती इदारे कह के हमें डराया गया है, कभी खलाई मखलूक कह के डराया गया है, कभी फरिश्ते कह के डराया गया है। हमें इस हद तक डरा के रख दिया गया है, तो हमारे मुंह से तो अल्फाज ही नहीं अदा होते, हमसे क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता, हमसे वो बात की नहीं जाती। अभी कल का एक प्रोग्राम था नदीम मलिक का टेलीविजन पे, उस पर फैसल वावडा बैठे हुए थे, साथ नदीम अफजल चंद थे और एक मुस्लिम लीग नून के मुसद्दक मलिक थे। तो फैसल वावडा ने कहा कि जहां हमारी इस्टेब्लिशमेंट गलत करेगी मैं बिल्कुल हाथ खड़ा करके बोलूंगा और मैं बात करूंगा। नदीम अफजल चंद साहब ने कहा जी कि ये कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता, मेरे सामने तो अगर इस्टेब्लिशमेंट कोई गलत भी करेगी मुझ में इतनी जरूरत नहीं है कि मैं उसका जिक्र करूं। ये टेलीविजन पे बैठ के हमारे वो लीडरान कह रहे हैं जो अरसा दराज से इस सियासत में हैं, वो खुद ही नहीं है। उनके वालिद साहब जो हाजी अफजल चंद साहब हैं वो भी पहले MPA MNA रहे हैं, फिर ये खुद MNA MP रहे हैं, 2 दफा कैबिनेट में रहे हैं, और अब फिर वो इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और यकीनन वो जीत जाएंगे। और वो सिर्फ कनाडा के, वो पाकिस्तान के पॉलिटिशियन नहीं है, वो कनाडा के रेजिडेंट भी हैं। यहाँ उनकी फैमिली और बच्चे यहाँ ओकविल ओंटारियो में रहते हैं, और वो साल में 4-6 महीने यहाँ रहते हैं, 4-6 महीने वो पाकिस्तान में रहते हैं। उन्होंने दुनिया देखी हुई है, इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है, यहाँ के MNAs और MPA से भी मिले हुए हैं। और इसके बावजूद उस बंदे के इतना एक्सपोजर होने के बावजूद वो बंदा टेलीविजन पर बैठ के कह रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट कुछ गलत करेगी तो मुझ में तो इतनी जरूरत नहीं है, मैं नहीं बोलूंगा। ऐसे हालात में वो जो लम्स के स्टूडेंट हैं, उन स्टूडेंट्स ने जो क्वेश्चन पूछे हैं, मेरे ख्याल में वो हम सब बड़ों को पीछे छोड़ गए हैं, और वो बच्चे
बड़े हो गए हैं आज, हमें मान लेना चाहिए कि वो बड़े हो चुके हैं। अनवारुल्लाह काकड़ साहब से यही गलती हुई कि उन्हें अंदाजा नहीं था कि वो यहाँ जहाँ जा रहे हैं या जहाँ पहुंच गए हैं अब यहाँ का हालात क्या है, हालातों वाकयात मौजू के एतबार से, हालात के एतबार से उन्होंने एक सवाल का भी जवाब नहीं दिया और अपने आप को एक्सपोज किया। और फिर कुछ लोग आपको जिस तरह तबसरे करने वाले, तो फिर जाहिर है सोशल मीडिया के जरिए आजकल तबसरे हर किस्म के हो जाते हैं। लोग इसे इस तरह देख रहे हैं कि हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने अपने नुमाइंदे को लम्स में भेजा कि यूथ का दर्जा हरारत चेक किया जाए कि यूथ क्या सोच रही है, और उसके बाद उन्हें यकीनन जवाब मिल गया होगा कि हमारी यूथ तो टोटली 180 डिग्री पे है, आप यूथ से बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर आपने अपने आप को, हमारी मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट ने, हमारी इस वक्त रियासती इदारों ने, हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने, हमारे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने अगर अपना सिमत दुरुस्त न की, अगर अपना किबला चेंज न किया और अवामी राय के साथ हम आहंग ना किया अपने साथ, तो ये जो 9 मई एक गुजर गया है, शायद ये एक और बहुत बड़ा 9 मई आगे हमारा मुंतजर है। क्योंकि वो डर, वो खौफ, वो खतरा, वो शायद अब लोगों के जहनों से निकल चुका है। आप फॉर एग्जांपल, आपने इतने अरसे से 9 मई के लोगों को अंदर रखा हुआ है, अभी तक आपके पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं निकल रहा। इतने लोगों में से कोई एक बंदे का भी बयान इस पोजीशन में नहीं है कि जिस बंदे को आप गिराना चाहते हैं, इमरान खान को, उसके अगेंस्ट एक बंदे की स्टेटमेंट भी आप यूज नहीं कर पा रहे। और अब ताज़ा तरीन जो खबर इस्लामाबाद में इस वक्त गर्दिश में है कि वो जो एक कहते थे कि कॉपी गुम गई थी साइफर की, वो कहते हैं जी कैबिनेट डिवीजन वालों ने खुद निकाली है कि जी ये एक बंद लिफाफा हमें मिला है और वो लिफाफा कैबिनेट को पेश किया गया है, कैबिनेट की अप्रूवल से उसे वजारत खारजा में भेज दिया गया है और ये तयन कर दिया गया है कि वो जो साइफर गुमी थी कापी साइफर की, वो मिल गई है। अब अगर साइफर की गुमी हुई कापी मिल गई है तो इमरान खान के खिलाफ 2 चार्जेस थे। एक कि उन्होंने साइफर घुमा दिया, कापी घुमा दी, वो तो फिर चार्ज खत्म हो गया, कापी मिल गई तो। दूसरा था कि उन्होंने लहराया क्यों। लहराने वाली जहां तक बात है, इमरान खान तो कह चुके हैं और उनके वकील भी कह चुके हैं कि उन्होंने एक सादा कागज अलामती तौर पर लहराया था, उन्होंने तो कुछ नहीं लहराया। हाँ, उसका जो डी कोटेड वर्जन था वो पब्लिक के साथ शेयर उन्होंने कर लिया। डी कोड करने का मकसद ही ये था कि ऐसी इतनी बात जो है डी कोड की जाए जितनी पब्लिक के साथ शेयर की जा सके, उन्होंने की है। और अगर आपको आप समझते हैं कि आउट हो गया है, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, रियासत पाकिस्तान को चाहिए कि TheIntercept.com पे केस करे। जहां दुनिया में कहीं उनकी सुनवाई पॉसिबल हो सकती है वहां जाके केस करें और इमरान खान को कम अज कम उन्हें अब रिहा करना पड़ेगा। करेंगे नहीं, क्यों कि उनके मज़ाहिम सिर्फ इमरान खान के खिलाफ केसेस चलाने नहीं है, बल्कि इमरान खान को मुकम्मल तौर पर दीवार के साथ लगाने के हैं। और अभी नई जो खबर आई है स्लो पॉइजनिंग के हवाले से, आगे चल के उस पर भी बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। मैं स्लो पॉइजनिंग की भी बात आप बिल्कुल ज़रूर कर लीजिएगा, उसकी टेक्निकल डिटेल भी आज से कुछ अर्सा पहले दी गई थी। मेरा सर बड़ा ज़बरदस्त कंसर्न है और मैं चाहती हूँ कि आप इसको, टाइम भी कम हो गया हुआ है, कि सुप्रीम कोर्ट ने नैब की तरमीम के ख़िलाफ़ अदालती फ़ैसला मुअत्तल करने की वफाकी हुकूमत की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया है। ये क्या हो गया है नैब के फैसले को, मतलब थोड़ी इसकी टेक्निकलिटीज हमें समझा देंगे आप? आप कह रही हैं कि नैब की जो तरामीम थी उसके फैसले को अपील को मुस्तरद कर दिया जी। इसका मतलब है कि नैब की जो तरामीम है उन नहीं जी, वो सवाल ये है ना कि नैब तरामीम के खिलाफ अदालती फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया गया है, जिसमें काजी फ़ायज़ ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने नैब ऑर्डीनेंस में तरामीम के ख़िलाफ़ वफाक की जानिब से दायर की गई इंटर कोर्ट अपील की समाअत की थी। कुछ अगर आपके पास इसकी इंफॉर्मेशन है, वरना वी कैन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका मतलब है कि वो जो इजाजुल हसन साहब ने और उमर अता बंदयाल साहब ने जो तरामीम के खिलाफ जो फैसला किया था, उसके अगेंस्ट मौजूदा गवर्नमेंट ने अपील की थी, उस अपील को उन्होंने मुस्तरद कर दिया। इसका मतलब है वो स्टैंड करती हैं, जो तरामीम को रोका था, जो कलअदम करार दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, वो अभी तक कलअदम ही है और नैब तरामीम काम नहीं आएंगी इनकी PDM वालों की। ये इसकी सूरत तो अगर ये बनती है तो ये अच्छी है, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम यही चाहती है कि इंसाफ हो और एहतसाब हो और हर एक से पूछा जाए उससे कि उन्होंने क्या लूट मार की अपने दौरे इक़्तिदार में, चाहे वो पीपल्स पार्टी वाले थे, मुस्लिम लीग नून वाले थे, PDM वाले थे, या इमरान खान की PTI के लोगों ने अगर कोई करप्शन किया तो उनसे भी पूछा जाए। और नैब तरामीम जितनी इन्होंने की थी, 34 तरामीम लेके ये फिर रहे थे, 34 में से शायद उन्होंने 31-32 कर ली थी, 2 रिजेक्ट हुई थी, तो 31-32 में तो वही था कि फॉर एग्जाम्पल उसमें सबसे बड़ी तो ये थी कि आप 49,49,49,999 रुपए तक की करप्शन
को करप्शन ही ना तस्वर किया जाए, इससे बड़ी करप्शन को करप्शन तस्वर किया जाए। और अगर करप्शन के अफसर कोई किसी पे हाथ डालेगा तो उस अफसर की जिम्मेदारी है कि वो साबित करे कि ये करप्शन वाकई हुई है। जिसको पकड़ा जाएगा उसको ये साबित करना जरूरी नहीं है कि मैंने करप्शन नहीं की, तो वो तो आराम से बैठा रहेगा। फिर उसकी 30 दिन तक की जमानत जो है वो अरेस्ट करने का जो इख्तियार था वो भी वापस ले लिया गया था नैब से। तो वो तो बेसिकली नैब के दांत जो है निकाले गए थे, और अगर उमर अता बंदियार और इजाजुल एहसन साहब ने वो दांत वापस नैब को लगा दिए गए थे, तो इससे तो ये जाहिर होता है कि हमारे आर्मी चीफ साहब जो हैं वो वाकई शिकंजा जो है टाइट करना चाहते हैं, इन सब के खिलाफ एहतसाब का शिकंजा कसना चाहते हैं। और अगर एहतसाब का शिकंजा कसना शुरू कर दिया उन्होंने, जिस तरह आपने देखा कि मियां नवाज शरीफ साहब जिस दिन पाकिस्तान तशरीफ लाए और उन्होंने आते हुए तो उन्हें बड़ा लगा कि रेड कारपेट मेरे आगे बिछाया जा रहा है और मेरे सामने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे नादरा का स्टाफ भी आ गया है और मेरे फिंगरप्रिंट भी वहाँ हो गए हैं, और लाहौर पहुंचा के मीनार पाकिस्तान से मुझे खिताब की भी इजाज़त मिल गई है और मैंने खिताब भी कर लिया है। लेकिन खिताब में आपको पता है कि वो जब उनके सामने लोग आते हैं तो वो फिर वो अवामी मियां नवाज शरीफ उनके अंदर से निकलना शुरू हो जाते हैं। खिताब के दौरान उन्होंने एक दफ़ा फिर कह दिया था, हालांकि उन्हें समझाया गया था कि आपने एक इमरान खान का नाम नहीं लेना, दूसरा आपने उस तरफ नहीं जाना जिस तरफ आप 18 सितंबर को लंदन में बैठ के गए थे, आपने एक्स आर्मी चीफ जनरल बाजवा और एक्स DGISI जनरल फैज हमीद का नाम नहीं लेने। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब के मुंह से इमरान खान का नाम निकल गया और फिर फौरन कह दिया कि नहीं नहीं, मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगा जो मुझे नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब है वो कहना ये चाहते थे कि जिन बातों से रोका गया है वो मैं नहीं लूंगा, वो नहीं करूंगा। एक बात उन्हें ये कही गई थी कि इमरान खान का नाम नहीं लेना आपने, आप नाम लेंगे तो इमरान खान और पॉपुलर होगा और लोग उसके पीछे चलेंगे, और उसकी पब्लिसिटी आप क्यों करना चाहते हैं अपने जलसे में। उसका नाम नहीं लेना, लेकिन उनके मुंह से निकल गया। दूसरा उन्हें कहा गया था कि आप ये पुराना जो कहते थे मैं हिसाब लूंगा सब लोगों से कि मुझे क्यों निकाला, उन्होंने मुझे क्यों निकाला का वर्ड तो नहीं निकाला, मुंह से निकाला, वो फिक्रा तो नहीं उन्होंने अदा किया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हाँ मेरे और आप लोगों के दरमियान कौन आ जाता है हर 4 साल बाद, जब भी मैं इख्तिदार में आता हूं तो फिर कौन आ जाता है मेरे और आपके दरमियान, कि पब्लिक से मुझे दूर कौन कर देता है। तो वो जो कौन कौन वाले 2-3 उन्होंने सवाल किए थे, ये वही सवाल हैं जो अरशद शरीफ साहब ने किए थे, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। अरशद शरीफ शहीद ने, उन्होंने भी यही पूछा था कि वो कौन था जिसने कौमी असम्बली के इजलास के बाहर वहाँ प्रिजन गाड़ी भेज दी थी, वो कौन था जिसने इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट को रात 12 बजे खोल दिया था, वो कौन था जिसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट रात 12 बजे खोल लिया था। ये वो कौन था वाले क्वेश्चन थे जो अरशद शरीफ ने किए थे, और मियां नवाज शरीफ साहब ये अपने पहले जलसे में ही वो कौन था वाले क्वेश्चन कर बैठे हैं। अब आप देखें उस अक्टूबर के जलसे के बाद मियां नवाज शरीफ साहब कहाँ हैं, उनकी कोई कहीं कोई मीटिंग नहीं नजर आ रही, कोई रैली नहीं नजर आ रही। हालांकि इनिशियली इनका प्लान था मुस्लिम लीग नून वालों का कि हम पंजाब भर में मियां नवाज शरीफ साहब के जलसे कराएंगे, मीटिंग्स कराएंगे, कॉर्नर मीटिंग्स होंगी, वर्कर्स कन्वेंशन होंगे, लेकिन सब कुछ ठप हो गया क्योंकि उन्हें अंदाजा हो गया इतनी मेहनत करने के बावजूद भी हमारा मीनार पाकिस्तान वाला जलसा उस तरह कामयाब नहीं हो सका जिस तरह होना चाहिए था। मांगे तांगे के लोग थे, लोगों को आपने बाकायदा दिहाड़ीदार मजदूर लेके आपने वहाँ कुर्सियां फिल करने की कोशिश की थी जो उस तरह फिल नहीं हो सकी थी जिस तरह अवामी जलसों में होती हैं। उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब की सारी कार्रवाई, सारी सियासी सरगर्मी खामोशी पे मबनी है इस वक्त। अब उन्होंने फैसला किया है कि वो अब सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें शुरू करेंगे, क्योंकि उन्हें नजर आ गया कि PTI ने फैसला कर लिया है कि उन्होंने तमाम सियासी रहनुमाओं से मिलना है। अगर उन्हें ये बताया गया है कि अगर PTI के लोग असद कैसर, अली मोहम्मद खान, रऊफ हसन या दूसरे जो भी यहाँ मौजूद हैं मंजर आम पे, अगर ये लोगों से इस तरह जिस तरह मौलाना फजल रहमान से मिले हैं इसी तरह बाकी लोगों से वो मिलना शुरू हो गए तो उनके राब्ते शुरू हो जाएंगे, उनके जो एक दूसरे के दरमियान तलखियाँ हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगी, और उनकी क्योंकि वो पॉपुलर हैं और पॉपुलर जमात के साथ जुड़ने में दूसरी जमातों को आसानी होती है कि हम उनके साथ जाएंगे, सीट एडजस्टमेंट होगी, कुछ हमारी गुंजाइश निकल आएगी और पॉपुलर वोट हमें भी मिल जाएगा। इसलिए लोग उधर जब जाते हुए उन्होंने देखे तो अब मियां नवाज शरीफ साहब ने यह फैसला किया है कि जलसे तो मैं कर नहीं सकता, क्योंकि जलसे करेंगे तो वही हाल होगा जो अनवारुल्लाह काकड़ साहब का के साथ लम्ज में हुआ है। इसलिए मियां साहब अब जलसे से तो बाज आ गए हैं, लेकिन उन्होंने मीटिंग्स का सिलसिला वो शुरू करना चाहते हैं आइंदा हफ्ते से। लेकिन अगर हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और हमारे रियासती इदारे और हमारे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब और उनके दस्ते रास्त DGISI जनाब जनरल नदीम अंजम साहब ये सोच रहे हैं कि नो मर्सी वाला जो उन्होंने एक नारा लगाया था कोयटा में, नो मर्सी, अगर वो वाकई नो मर्सी पर अमल करना चाहते हैं तो इमरान खान की तो गलतियां ये होंगी ना कि उन्होंने 9 मई वाले दिन कुछ किया या नहीं किया, या साइफर लहराया या नहीं लहराया। इसके अलावा तो इमरान खान के खिलाफ कुछ नहीं निकल सका, लेकिन इसके बावजूद वो पाबंदी सलासिल हैं। दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ और मियां बिरादरान और पीपल्स पार्टी वाले, इनकी पूरी की पूरी कैबिनेट आज अगर हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट चाहे तो इनके खिलाफ नैब में उनके अपने एक जनरल साहब बैठे हुए हैं, नैब से सिर्फ जनरल साहब को यह कहे कि पुराने केस सारे खोलें और दोबारा इनकी पकड़ दकड़ शुरू हो,
तो यकीनन पूरी की पूरी कैबिनेट इनके अंदर हो, पीडीएम वालों की भी, पीपल्स पार्टी की भी साबका और मुस्लिम लीग नून की भी साबका कैबिनेट सारी बिहाइंड द बार हो। अगर वो नो मर्सी वाला फार्मूला यहाँ चलना शुरू हो गया तो मियां नवाज शरीफ साहब को लेने के देने पड़ जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया सर। एक सवाल मेरा बड़ा अजीब सा आपके साथ मैं करने जा रही हूँ, क्योंकि हमारे रिपोर्टर्स पेशावर में भी हैं, और मोहम्मद अली जौहर साहब का बहुत शुक्रिया जो हमारी पूरी की पूरी रिपोर्टिंग पेशावर से करते हैं, और ही इज़ अ वेरी रिनाउंड जर्नलिस्ट जो बीबीसी के साथ भी काम करते रहे, वहाँ एक रेडियो चैनल भी रन कर रहे हैं। उन्होंने बताया है कि ऐन मुमकिन हो सकता है कि आइन की शक्ल 235 मखसूस सूरत हाल में फाइनेंशियल एमरजेंसी मुल्क में उसकी इजाज़त देती है। अगर किसी सूबे में फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाए तो इलेक्शन इल्तवा का शिकार हो सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा माली तौर पर दिवालियापन के बहुत करीब पहुंच चुका है। इलेक्शन इल्तवा का ख़तरा मौजूद है। खैबर पख्तूनख्वा का ख़जाना तकरीबन खाली है, और इसके बारे में कुछ फरमाएंगे? इसका मतलब है कि ये जो जनवरी में इलेक्शन होने हैं और मियाँ साहब भी अब जल्द से नहीं करवा पा रहे, और ये खैर केपीके की भी आज ये खबर निकल आई है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी की तजवीज़ पेशावर में केपीके में ज़ेर गौर है, तो व्हाट वुड यू से? जिस तरह ये अपना पीआईए का प्लान कर रहे थे ना, बड़े अरसे से प्लान था, इस केयर टेकर गवर्नमेंट का नहीं, उससे पहले पीटीआई गवर्नमेंट में भी और उससे पहले मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट में, जब मियां साहब 2013 से 18 तक थे, तो एक प्लान बना था कि पीआईए से वैसे जान छुड़ाना मुश्किल है, तो इसका ये करते हैं पीआईए 1 एंड पीआईए 2 बनाते हैं। पीआईए 1 में एक में जितने इनके मुनाफा बख्श कारोबार होंगे वो रख देंगे, और जो नुकसान में खसारे में चीज़ें जा रही हैं वो पीआईए 2 में रख देंगे, और पीआईए 1 जो मुनाफे में होगी उसे सेल पे लगाएंगे, और पीआईए 2 का जितना खसारे वाला काम होगा वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपने जिम्मे ले लेगी, और बाद में आहिस्ता आहिस्ता उसे पे आउट करते रहेंगे। जिस तरह पीआईए 1 एंड पीआईए 2 बना के उसकी निजकारी का प्लान था ना, इसी तरह अब यहाँ प्लान इनका हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का भी ये बन रहा है कि कोई इस तरह का प्लान बना लें कि पीटीआई 1 एंड पीटीआई 2 कर लें, और पीटीआई 2 को इलेक्शन में जाने की इजाज़त दे दें, और पीटीआई 1 वो हो जिसपे सब पे रेड निशान और रेड दायरे लगे हुए हैं, उनको बिहाइंड दी बार रखें, उनको सारा कुछ वो करें। और पीटीआई 2 को अगर तो इस तरह का प्लान इनका कामयाब हो गया तो वो पीटीआई 2 पे अब काम शुरू हो गया है, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब भी नाकाम हो चुके हैं, तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान भी उस तरह पब्लिक में पॉपुलैरिटी लेने में कामयाब नहीं हुई, परवेज खटक साहब वाला फार्मूला भी फेल हो गया है। अब पीटीआई 2 पे काम शुरू हो रहा है। पीटीआई 2 पे अगर ना कामयाबी हुई तो फिर इनके पास और कोई सूरत नहीं बचती, हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास और जनरल आसिम मुनीर साहब के पास, कि वो ये जो मोहम्मद अली जौहर साहब बात कर रहे हैं, और इसके अलावा भी ये बातें चली हैं कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा के वो खुद चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान बन जाएं। ये अभी 4 दिन पहले हमारे शाहीन सबाई साहब ने एक ट्वीट की थी, और वो तकरीबन मिलियंस में उसको लोगों ने रीट्वीट किया। पूरे पाकिस्तान में ये बात आम हो चुकी है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी के जरिए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान बनना चाहते हैं आसिम मुनीर साहब। बिल्कुल ये बात ठीक है कि केपीके में फाइनेंशियली हालात यहाँ तक पहुँच चुके हैं, लेकिन कैसे पहुंचे हैं इस पे गौर करना होगा, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट ने, इसहाक डार साहब ने, और उससे पहले मिफ्ता इस्माइल साहब ने केपीके के गवर्नमेंट के पैसे रोके हुए थे। वो बेचारे रो रो के पीट पीट के कह के कि हमारी अदायगियां करें, फेडरल ने अदायगियां नहीं की। फेडरल ने तो आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट के भी पैसे रोके थे, गिलगित बल्तिस्तान के भी रोके थे। इसलिए आपने देखा कि जब उनको थोड़ी सी सख्ती आई तो वो सबसे पहले उन्होंने पीटीआई का साथ छोड़ा, और वो फिर आमीन का वो इनके कागजों में मुसलमान हुए, जिस तरह हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट चाहती थी या मियां शहबाज शरीफ चाहते थे। उनके साथ उन्होंने हाथ में हाथ मिलाया तो उनके पैसे, उनकी अदायगियां शुरू हुई। केपीके की तो इन्होंने आखिर तक अदायगियां नहीं की थी। और अब इस वक्त जो वहाँ चीफ मिनिस्टर हैं आजम खान साहब, इंतहाई शरीफ से आदमी हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं। ये वो वाले आजम खान नहीं है जो इमरान खान के हैं, ये पुराने, उनसे भी पुराने ब्यूरोक्रेट आजम खान हैं। उन्होंने भी पैसे शायद मांगे हैं तो उन्हें मिले नहीं है, या मांगने का उन्हें तरीका नहीं आता, या उन्होंने उस तरह थ्रेट नहीं किया जिस तरह सियासी लोग एक दूसरे को थ्रेट करके पैसे निकलवा लेते हैं। जिस तरह जरदारी साहब को सिंध के लिए पैसे चाहिए होते थे तो वो किसी ना किसी मामले में टांग अड़ाते थे फेडरल गवर्नमेंट के साथ, तो फेडरल गवर्नमेंट शाम से पहले पहले बताती थी कि हाँ जी मुराद अली शाह साहब आपको क्या चाहिए, आपका कहाँ बिल रुका हुआ है फेडरल गवर्नमेंट में, तो अदायगियां करवा लेते थे। केपीके में अदायगियां नहीं हुई इस वजह से, अदरवाइज कोई ऐसी बात नहीं है कि वहाँ केपीके की गवर्नमेंट ने या पीटीआई की गवर्नमेंट ने वहाँ खजाना खाली कर दिया है। खजाने को पैसे दिए ही नहीं गए उस तरह, इसलिए वहां से ये स्टार्ट लेंगे केपीके से फाइनेंशियल इमरजेंसी का, और फिर वो फेडरल में ले आएंगे। क्योंकि फेडरल में भी आपने देखा कि अभी हमारे अनवारुल्लाह काकड़ साहब की गवर्नमेंट के दौरान कोई ऐसा काम नहीं हुआ
जिससे आप कहें कि हमारे मुल्क के खजाने में पैसे आए हों बाहर से, कहीं से पैसे नहीं आ रहे बाहर से। कोई हमारी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में हमारा कोई इजाफा नहीं हुआ, इम्पोर्ट में उस तरह कोई कमी नहीं हुई। रेमिटेंसेज हमारे डाउन हुए हैं, फॉरेन लोगों ने पैसा भेजना बंद कर दिया है। वो जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट काउंसिल बनाई थी हमने, जो ऑलमोस्ट 53-54 पीपल प्राइम मिनिस्टर हाउस में बिठा दिए थे, एक अदर सर्विस जनरल, 2 ब्रिगेडियर, 4 कर्नल और 25-30 मेजर, कोई 43 ऑफिसर्स का स्टाफ प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में बिठाया गया था, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बना के। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, तो अल्टीमेटली अब अगले महीने IMF का डेलीगेशन भी पाकिस्तान आ रहा है, तो बात तो फिर वो फाइनेंशियल इमरजेंसी की तरफ जा रही है और वहां जाएगी। अगर तो PTI 2 वाला फार्मूला इनका परवेज इलाही वगैरह कामयाब हो गया और इलेक्शन में उन्हें जाने का फैसला हो गया और इलेक्शन हो गए, फिर तो फाइनेंशियल इमरजेंसी से हम बच जाएंगे। लेकिन अगर PTI 2 वाला फार्मूला कामयाब ना हुआ तो फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी वाली बातें, जो भी सिर्फ वाटर टेस्टिंग की जा रही है, ये बातें फैला के चेक किया जा रहा है कि पब्लिक का रिस्पांस क्या होगा, पब्लिक का रिएक्शन क्या होगा। पब्लिक की तो आपके सांस तक बंद कर दी है, पब्लिक का क्या रिएक्शन आना है। और अगर आपने मुहज़्ज़ब तरीके से रिएक्शन मालूम करना है तो उसका तरीका यही है कि आप किसी यूनिवर्सिटी में चले जाएं, लम्ब यूनिवर्सिटी चले जाएं, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर चले जाएं, पंजाब यूनिवर्सिटी चले जाएं, कराची यूनिवर्सिटी चले जाएं, पेशावर यूनिवर्सिटी चले जाएं, और नहीं तो गोमल यूनिवर्सिटी डेरा इस्माइल खान चले जाएं, आसिम मुनीर साहब खुद चले जाएं या अनवारुल्लाह काकड़ साहब उनके नुमाइंदे हैं, उन्हें ही भेज के चेक कर लें। आप कराची से कश्मीर तक और गवादर से गिलगित तक जहां भी जाएंगे आपको मुहज़्ज़ब तरीके से यही रिस्पांस मिलेगा जिस तरह 4 दिन पहले लम्स के स्टूडेंट ने अपना रिस्पांस दिया है। जी बहुत शुक्रिया। टाइम की कमी होने की वजह से ज़ाहिर है इन दिनों में क्रिकेट का भी सेगमेंट चल रहा है। अगर तो आप बहुत मुख्तसर तौर पे बयान कर सकते हैं कि इमरान खान साहब ने कहा है कि उनको, उनके वकला कह रहे हैं कि उनको जहर दिया जा रहा है, तो अगर आप क्विकली कवर करें क्योंकि वी आर आउट ऑफ टाइम नाउ। इमरान खान साहब के वकील आफ्ताब बाजवा एडवोकेट और लतीफ़ कोसा साहब मिले हैं और आफ्ताब बाजवा एडवोकेट साहब ने बाहर आके मीडिया से बात की है और उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब ने इस खदशे का इजहार किया है कि मुझे स्लो पॉइजनिंग एक अरसे से दी जा रही है, मेरी स्लो पॉइजनिंग की जा रही है। और जिस तरह बताने वाले बताते हैं कि ये स्लो पॉइजनिंग वो होती है जिसमें फौरी तौर पर आपको कुछ फील नहीं होता, लेकिन कुछ अरसे बाद अचानक आपको हार्ट अटैक होता है और फिर आप एक सीवियर कंडीशन में चले जाते हैं। जिस तरह के डॉक्टर रिजवान जो FIA के डायरेक्टर थे, जो शहबाज शरीफ और हमजा की जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस की तहकीकात कर रहे थे, उनके साथ यही हुआ। एक जवान आदमी थे, अच्छे खासे ऑफिसर थे और बहुत अच्छे आदमी थे, थारो जेंटलमैन थे, उनके साथ अचानक हुआ। फिर वो जो मकसूद नायब कासद था जो दुबई चला गया था और वो इनकी कस्टडी में था, इनके अपने यही उनका ख्याल रख रहे थे क्योंकि वो इनके अगर अगेंस्ट स्टेटमेंट देता है शहबाज शरीफ के अगेंस्ट तो ऑब्वियसली वो इनके साथ था और वो उसकी टेक केयर यही कर रहे थे दुबई में। उसे भी यही हुआ, मकसूद नायब कासद को भी अचानक हार्ट अटैक हुआ और बताने वाले बताते हैं कि उसे भी स्लो पॉइजनिंग की गई। तो स्लो पॉइजनिंग वाला खदशा अपने तौर पर मौजूद है, लेकिन अब अगर आफ्ताब बाजवा एडवोकेट ने बाहर आके कहा है तो अब गवर्नमेंट को उम्मीद तो कोई नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब जो है रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। अब तक इमरान खान के रास्ते में जितने कांटे बिछाए हैं वो सारे जस्टिस आमिर फारूक की अदालत से बिछाए गए हैं और उनमें एक ये भी था कि इमरान खान को घर का खाना दिया जाए, लेकिन अब तक तो घर का खाना उसे नहीं दिया गया। और अगर अल्लाह ना करे किसी ने ऐसा किया हो, लेकिन अगर स्लो पॉइजनिंग वालों का कोई प्लान था या है तो मेरे ख्याल में पिछले 4-6 महीने में तो उन्होंने वो अपना टारगेट पूरा कर चुके होंगे। अब अगर वो खाना घर का इमरान को मिलना भी शुरू हो जाए तो अल्लाह ही उसे सेहत दे। लेकिन एक और डेवलपमेंट हुई है जिसकी कुछ खबर अभी आम सतह पर नहीं आ रही। सुना है कि इमरान खान ने अपनी बहनों के जरिए मैसेज भिजवाया है और अफजल शेर मरवत भी लंदन गए हैं जो इमरान खान के वकील हैं और वहाँ वो इमरान खान के बेटों इमरान खान और कासिम इमरान खान से मिले हैं। और शुनीद है कि सलमान को जिन्होंने मास्टर किया हुआ है इस्लामिक कल्चर में और बहुत अच्छा यंग चैप है और बहुत अच्छा उसकी ग्रूमिंग भी ठीक हुई है, वो सऊदी अरब जा रहे हैं और वहाँ शायद उनकी मुलाकात हो मोहम्मद बिन सलमान से, हो चुकी है या होने वाली है, कोई प्लान में है। आपको याद होगा कि मियां नवाज शरीफ साहब जब अटक जेल में 99 में मुशर्रफ ने उन्हें बंद कर दिया था तो उस वक्त मरियम नवाज और हसन नवाज ये दोनों गए थे सऊदी अरब और उस वक्त किंग अब्दुल्ला से मिले थे ये और उन्होंने कहा था कि आप लाहौर आए थे 2 साल पहले और लाहौर में हमने आपका वालियाना इस्तकबाल किया था और वहाँ स्पीच करते हुए आपने कहा था कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ मेरे भाई हैं। तो आपको मालूम है आपका भाई इस वक्त किस हाल में है, आपके दोनों भाई इस वक्त अटक जेल में हैं। और फिर वहाँ मरियम नवाज रोना शुरू हो गई और फिर किंग अब्दुल्ला ने फ़ोन उठा के परवेज़ मुशर्रफ को टेलीफोन किया और उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ ने फिर नवाज शरीफ साहब को जद्दा भेजा। अगर इस हद तक सूरत हाल ख़राब हो चुकी है और इस हद तक स्लो पॉइजनिंग की बातें आ रही हैं और जिस तरह आफ्ताब बाजवा एडवोकेट गुस्से में बोल रहे थे, लग रहा था कि उनकी तशवीश इमरान खान की ज़्यादा शदीद तशवीश है,
उसमें अगर सलमान इमरान खान, जो इमरान खान के बड़े साहबजादे हैं, अगर वो मोहम्मद बिन सलमान से जाके मिलते हैं और उन्हें बताते हैं कि इमरान खान के क्या हालात हैं, तो मे भी वहां से कोई टेलीफोन कॉल आ जाए तो इमरान खान को इन्हें रिहा करना पड़े। इमरान खान मुल्क बैरून मुल्क तो जाना नहीं चाहेंगे, लेकिन कम अज कम ये कहेंगे कि मेरे खिलाफ केसेस बनते नहीं हैं जो इन्होंने बनाए हुए हैं, ना तोशा खाना का केस बनता है और ना ये साइफर वाला केस बनता है। खामखा मुझे अंदर रखा हुआ है, मुझे रिहा करवाया जाए। मैं एक टेलीफोन कॉल आ गई तो इन्होंने जिनको पहले फाइनेंशियल इमरजेंसी की सिचुएशन में जा रही है हमारी मौजूदा गवर्नमेंट और उनके ऊपर जो सरबराहान है हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वाले, ये देर नहीं लगाएंगे इमरान खान को रिहा करने में, और फिर शायद उन्हें जो PTI 1 एंड PTI 2 वाला है उसमें भी कोई रास्ता वो निकाल लें और शायद इमरान खान को और PTI को बाकायदा इलेक्शन में जाने की इजाज़त दे दी जाए। जी बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला मेरे पाकिस्तान का हामी और नासिर रहे। जनाब ऐलान साहब, आपका शुक्रिया। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी जुमेरात को, तब तक इजाज़त दीजिए।